This is one of those infrequent or rare breed of questions that genuinely tests your intellectual clarity, understanding, and patience. In fact, if you ask someone, they might dismiss it as incorrect or claim that essential data is missing from the question. But in reality, the purpose of this inquiry is to test the limit of your problem solving abilities. So let's get started solving the riddle right away. Okay, 3, 2, 1. 1 mole of an ideal monoatomic gas goes through a linear process from A to B as shown in the pressure volume PV diagram. The temperature at A is TA equals to 227 degrees Celsius. The process is such that the temperature decreases and the heat is continuously supplied to the gas. The ratio of the specific heat at the constant pressure to that at the constant volume is 5 by 3. Obtain the expression for the maximum work the gas can perform in such a process. Calculate W max. ओके, तो ये सवाल में बोल क्या रहा है कि ये एक पीवी ग्राफ दे दिया गया है और इसमें से हमको एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है और उसका मैक्सिमम वर्क डन हमको निकाल के देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे कि हमको TA दे दिया गया है, टेम्परेचर एट दिस पॉइंट, और B दे दिया हुआ है, इस पॉइंट का टेम्परेचर नहीं दिया है हमको, ठीक है, इस पॉइंट का टेम्परेचर दिया है हमें। तो इसमें एक सिंपल से कंसेप्ट ये लगेगा कि ए पॉइंट से एक आइसोथर्म पास हो रहा होगा, ठीक है, जिसका TA का वैल्यू दे दिया गया है 227 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसमें टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है कि यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर मिलेगा वो एक अलग टेम्परेचर होगा, और यहाँ से एक एडायाबैटिक या फिर आइसोट्रोपिक कर्व पास हो रहा है। तो लेट्स नेम इट, ये हमारा है आइसोथर्म और ये है आइसोट्रोपिक, यानी कि एडायाबैटिक और एडायाबैटिक। तो ये सवाल तो बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छा सवाल है। इसको समझने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए ऑफ कोर्स, जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी बोला हूँ मैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि ए पॉइंट में आइसोथर्म है बोल के कैसे पता चला। एक चीज़ देखना, अगर यहाँ पे हम कुछ एक रैंडम ऐसे लाइंस ड्रॉ करें, ठीक है, मतलब पी को एक्सटेंड करके देखें और वी के साथ हम देखें, तो ये पॉइंट में टेम्परेचर ज़्यादा होगा या ये पॉइंट में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ से यहाँ जाने में इस डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। तो अगर यहाँ पे आइसोथर्म एक होगा तो यहाँ से अगर हम नीचे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसे बढ़ रहा है तो ऐसे टेम्परेचर घट ही रहा होगा, तो यहाँ पे एक आइसोथर्म ड्रॉ होगा। अब आते हैं कि एडायाबैटिक वहाँ पे क्यों होगा। अगर यहाँ पे हम एडायाबैटिक का टेंजेंट बनाएंगे लाइन को, है ना, यहाँ पे अगर एडायाबैटिक या फिर आइसोट्रोपिक का जो कर्व बन रहा है ये लाइन तो उसका टेंजेंट ही होगा। तो अब अगर आगे भी हम एडायाबैटिक बनाएंगे, मतलब आइसोट्रोपिक कर्व्स बनाएंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि एंट्रोपी बढ़ रहा है वहाँ पे, है ना। और एंट्रोपी बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि डेल्टा क्यू जो है वो भी बढ़ रहा है ना। और डेल्टा क्यू बढ़ रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डेल्टा क्यू होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो डेल्टा क्यू होगा वो पॉजिटिव होगा हमारा। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट में हम कुछ मार्किंग कर लेते हैं अपने हिसाब से, है ना। तो इसको हम ले लेते हैं P1 V1 और इसको हम ले लेते हैं P2 V2, P2 एंड V2। तो अब हम अपना एक खुद का ग्राफ बनाते हैं, एक नया ग्राफ, है ना। नया ग्राफ मतलब इसको ही एक सेकंड यहाँ बन रखा है ना। तो ये ए और बी यहाँ पे नहीं होगा, हम नेमिंग भी चेंज करेंगे। तो इसको मैं बोल देता हूँ, ये क्या था हमारा P1 V1 था ये, और ये था हमारा P2 V2, ठीक है। तो वर्क निकालने के लिए क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका वर्क डन का क्या फॉर्मूला रहेगा, W इज इक्वल्स टू हाफ P1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1। ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब आइसोथर्म जो ड्रॉ हुआ है हमारा यहाँ पे ए में, तो उसका स्लोप का क्या वैल्यू रहेगा, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो स्लोप ऑफ
एम को हम स्लोप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइसोथर्म या फिर ए पॉइंट में स्लोप क्या हो जाएगा, P1/V हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो एडायाबैटिक या फिर आइसोट्रोपिक में जो स्लोप होगा उसका क्या वैल्यू रहेगा, एडायाबैटिक, इसका स्लोप का वैल्यू हो जाएगा माइनस गामा P2/V2। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि जो हमारा P1/V1 होगा ये हमारा क्या होगा, इक्वल टू गामा P2/V2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये लाइन के स्लोप के बराबर हो जाएगा, और लाइन का स्लोप क्या है, P1 - P2 डिवाइडेड बाय V2 - V1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब थर्ड इक्वेशन की तरफ जाते हैं, एक थर्ड इक्वेशन भी देख लो यार। अब क्या बनेगा, P1/V1 इक्वल्स टू NRT, और ये हमारा क्या है, 500 R के बराबर है। ठीक है, क्योंकि T हमको किस में दिया है, T हमको दे दिया है सेल्सियस में, उसको केल्विन पे चेंज करेंगे तो 500, और N का वैल्यू हमारा 1 है। ठीक है, तो ये 500 R हो गया, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, ये दो को उठा के इसको और इसको आपस में लेके ये पहले वाले इक्वेशन में डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा W इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस P1 मल्टीप्लाइड बाय P1 माइनस P2 इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय 2P1 मल्टीप्लाइड बाय P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव क्यों लिया हूँ जबकि मैं यहाँ पे स्लोप बोला हूँ कि नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से देख रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये रीज़न है उसका कि नेगेटिव एक्स एक्सिस देख रहे हैं, इसलिए हम उसको पॉजिटिव ले लिए। खैर आंसर वही आएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते चलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ P1/V1 माइनस V1 P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1 which will be equals to half P1/V1 माइनस V2 P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा P2। अब देखो कि इसमें से P2 और P2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, W इक्वल्स टू हाफ P1/V1 माइनस P2/V2 डिवाइडेड बाय गामा। तो अब क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, अब हम इस वाले इक्वेशन को पहले एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो अब रख रख के देखना है और कुछ नहीं करना है। तो ये बन गया। तो अब पहले लिख देते हैं अपन इसको, किसको, P1 डिवाइडेड बाय V1 इक्वल्स टू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, P1/V2 माइनस P1/V1 इक्वल्स टू P1/V1 माइनस P2/V1। तो भाई यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, हम ये बोल सकते हैं कि P1/V2 प्लस P2/V1 इक्वल्स टू 2P1/V1, और लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। और ये एक इक्वेशन था अपने पास, और एक ये बना है मतलब अभी, और एक ये लाइन वाला इक्वेशन था कि P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1 इक्वल्स टू आइसोट्रोपिक वाले का स्लोप P2 माइनस गामा P2/V2। ठीक है, अब इसको अब फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, P1/V2 माइनस P2/V2, फिर ये हो जाएगा क्या, गामा P2/V2 माइनस गामा V1/P2, और फिर इसको सॉल्व करने से ये क्या बन जाएगा, P1/V2 प्लस गामा P2/V1 इक्वल्स टू 1 प्लस गामा
P2V2, अरे यार ये क्या हो गया, मेरे को P1V1 में गामा P1V2 में चाहिए था, ये तो P2V2 में आ रहा है। कोई नहीं, इसको देखते हैं, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम हमारे फिफ्थ इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद करो, ये याद करो कि P1 डिवाइडेड बाई V1 इक्वल्स टू का वैल्यू क्या था, गामा P2 डिवाइडेड बाई V2 था, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर बनाएंगे तो क्या बोल सकते हैं कि P1 इसको उधर ले गए, ठीक है, P1V2 इक्वल्स टू गामा P2V1। अब इसको वहाँ पे पुट कर लेंगे। अब क्या करते, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये फोर्थ वाले इक्वेशन को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ये कैसे आएगा मैं बताता हूँ। ये बन जाएगा 1 प्लस गामा P2V1 इक्वल्स टू 2P1V1, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिफ्थ वाला जो इक्वेशन था हमारा, इसको हम यहाँ पे अब इसको फिफ्थ वाले इक्वेशन को हम मैनिपुलेट करेंगे, और मैनिपुलेट करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो देखते हैं। 2 गामा P2V1 इक्वल्स टू 1 प्लस गामा P2V2, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 का ये हाइब्रिड वाला इक्वेशन है, ठीक है। और हाइब्रिड वाले इक्वेशन को एक हाइब्रिडेड कलर में बना देते हैं, और लेट्स से ये हाइब्रिडेड कलर हमारा पर्पल है, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशन को अब हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं इसको, तो बाय डिवाइडिंग दिस वी विल गेट क्या बनेगा, P2V2 डिवाइडेड बाय P1V1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2 which will be equals to 2 gamma divided by 1 plus gamma। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हम अपना P2V2 को पकड़ लेंगे और बाकी को एक तरफ अलग तरफ फेंक देंगे। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि P2V2 इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 4 गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये नीचे जाएगा ना, तो ये हो गया 1 प्लस गामा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P1V1, ठीक है। तो ये हमारा एक शानदार सा इक्वेशन यहाँ बन के रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम वर्क डन अब निकालेंगे, ठीक है। तो वर्क डन वाला हमारा क्या इक्वेशन था, वर्क डन वाला हमारा इक्वेशन ये आया था कि W इक्वल्स टू हाफ P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा, ये था हमारा वर्क डन वाला इक्वेशन। अब हम इसको पुट करेंगे, हम इसको मतलब ये जो इक्वेशन ये वाला बनाया है इसके साथ अब इसमें लाएंगे, इसको P2V2 को उधर पुट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, P1V1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये P1V1 यहाँ पे आएगा ना, ये P1V1 यहाँ पे आएगा, तो इसको अब कॉमन ले लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, W इक्वल्स टू हाफ P1V1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाय गामा मल्टीप्लाइड बाय 4 गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, गामा गामा का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इक्वेशन ये बनेगा। अब एक चीज़ और देखो कि P1V1 इक्वल्स टू क्या था, NRT था, और हम लोग उसको क्या वैल्यू रखे थे यहाँ पे, P1V1 इक्वल्स टू, हम पहले बोल दिए थे कि ये 500 R होगा, क्योंकि 227 दे दिया था टेम्परेचर एट A पॉइंट, तो और P1V1 A के ही कोऑर्डिनेट्स थे, तो वहाँ से हम 500 R इसको लिख देंगे और इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा 250 R, ठीक है। तो अब फर्दर यहाँ पे गामा का वैल्यू क्या पुट करना है, 5/3 था ना, गामा का वैल्यू क्या था, गामा का वैल्यू क्या था, 5/3 था। तो यहाँ पे अब क्या करना है, इसको लिखना है इधर 250 R, फिर यहाँ पे 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5/, एक सेकेंड यार, 1 प्लस 5/3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 910 जूल्स, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो ये बहुत क्रिस्प थ्योरी था इसका, बहुत क्रिस्प सोल्यूशन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था, थोड़े मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस, और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे,
यहाँ पे एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा मैं, और इसमें अगर हम यहाँ पे देखें कि इसमें नहीं, हम एक और देखते हैं, और एक फ्रेश जगह देखते हैं, ठीक है। फ्रेश जगह ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक पीवी स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बहुत सारे मल्टीपल आइसोथर्म्स और एडियाबैटिक कर्व्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनमें से कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में, सब इन्फिनिटी पे ही मिलेंगे मिलने से। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ठीक है। और मैं इस पॉइंट को ए नेम करता हूँ, और बीच वाले पॉइंट को बी नेम करूँगा, और सी वाले पॉइंट यहाँ पे इस वाले को एक सी पॉइंट नेम करता हूँ। अब इसको ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज मत होना यार। देखो, अब इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताना चाहूँगा। इस रीजन में देखो और इस रीजन में देखो क्या हो रहा है। ये पीवी ग्राफ ही है ये। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एरिया जो हमारा रहेगा, ये वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, हीट सप्लाई होगा। यहाँ पे अगर उस क्वेश्चन में हमको दिया है वॉल्यूम इंक्रीज के साथ क्या होगा, यहाँ पे हीट सप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी रहेगा, यानी कि स्लोप, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे जो भी कर्व्स रहेंगे, इसके थ्रू जो भी कर्व्स पास हो रहे होंगे, यहाँ पे इन्फिनाइट कर्व्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाया 4 कर्व हूँ, बट यहाँ पर इन्फिनाइट कर्व्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए से बी का जो जर्नी है, यहाँ पे डी क्यू क्या होगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। बट बीट, और अगर यहाँ पे वॉल्यूम के साथ साथ हीट सप्लाई होगा तो यहाँ ये क्या हो गया, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया यहाँ पे। और ये बी पॉइंट में क्या होगा ना, ये बी पॉइंट में हमारा जो है ये ए डायबेटिक के जैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी जो रहेगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और बी के बाद गैस अपना नेचर चेंज कर देगा, और नेचर चेंज कर देगा इन द सेंस, ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे अगर एंडोथर्मिक हो रहा था तो प्रोसेस यहाँ पे एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी रहेगा, जितने भी स्लोप्स यहाँ पे टेंजेंट बन के जाएंगे इस ब्लू वाले लाइन के साथ, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी, यहाँ पे क्या होगा, हीट इजेक्ट होगा विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और इस बी वाले पॉइंट में स्लोप ऑफ ए डायबैटिक और लाइन का जो स्लोप रहेगा वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट था, इसमें बहुत सोचना पड़ता है। फिर भी मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में जो इसमें मैं स्पेसिफिकली बताया हूँ, उसको अच्छे से एक बार समझे, एक बार पढ़े, तब जाके होगा, है ना। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।